अमीर और गरीब का एक ख़ास रिश्ता है। कार्ल मार्क्स के शब्दों में वो रिश्ता डायलेक्टिक्स का है, द्वंद्व का है, यानी वे सदैव आपस में संघर्षरत रहते हैं। और जैसा कि मार्क्स कहते हैं कि मानव जाति का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और वर्ग कौन से? बुर्जुआ यानी अमीर, और सर्वहारा यानी कि गरीब, प्रोलेटेरिएट। हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का संघर्ष है। लेकिन राजनीति में सब कुछ पलट जाता है। गरीब शासन करता है, चाहे क्रांति करके आए सिंहासन पर, और अमीर राज्य चलाने में आर्थिक सहयोग करता है, चुनाव लड़ने में सहयोग करता है, चुनाव जीतने में सहयोग करता है, नीति निर्धारण में उसका एक महत्वपूर्ण हाथ होता है। गरीब क्रांति कर सकता है, अमीर क्रांति नहीं कर सकता। क्रांति के लिए गरीब है, लेकिन शासन चलाने के लिए, धनराशि मुहैया कराने के लिए अमीर है। बड़ा ही दोनों के बीच का मधुर संबंध है। गरीबी से उठकर कोई देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंच सकता है, लेकिन देश चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वो धन हमें धनपतियों से, कुबेरों से मिलता है, यानी कि कॉरपोरेट से मिलता है। अमीर गरीब का बड़ा अच्छा सामंजस्य एक सिद्धांत है, जिसमें कहा जाता है कि लोमड़ी और शेर सत्ता हासिल करने के लिए अपनी पोजीशन अदला बदली करते रहते हैं। लोमड़ियां चालाकी से शेर की जगह ले लेती हैं और शेर को अपदस्थ कर देती हैं, और फिर धीरे धीरे शेर जो है वो सत्ता प्राप्त करने में लग जाते हैं। फिर लोमड़ियों को हरा देते हैं, हटा देते हैं, फिर सत्ता में आ जाते हैं। आजकल न कोई लोमड़ी है न कोई शेर है, सब लोमड़ी हैं, सब शेर हैं। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसी तरह से प्रत्येक लोमड़ी एक शेर है, प्रत्येक शेर एक लोमड़ी है। तो क्या सभी लोमड़ियां शेर हैं? क्या सभी शेर लोमड़ी हैं? या कोई शेर लोमड़ी नहीं है, कोई लोमड़ी शेर नहीं है? दिमाग घूम जाए। फॉक्स एंड लॉयन का जो है ये चक्रण है, साइक्लेशन ऑफ एलिट्स है, पेरेटो और मोस्का के सिद्धांत हैं। अमीर गरीब का चक्र या दुष्चक्र है। जनता मूर्ख बनती है, जनता राजनीतिक नारों में खो जाती है, धार्मिक मदांध नारों में, धर्मांध नारों में खो जाती है। अमीर गरीब अपना खेल खेलते रहते हैं। गरीब धीरे से अमीर हो जाते हैं, बड़े भारी पैसे वाले हो जाते हैं, कॉरपोरेट हो जाते हैं। चाहे चारा खा के हों, या लोहा खा के हों, या बैंक लूट के हों, या कुछ करके हों। और अमीर धीरे से कभी कभी जब बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं तो देश के बाहर निकल जाते हैं, उनका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। जनता जब कभी थोड़ा सा सर उठाती है तो उसको उलझा दिया जाता है, बॉर्डर पर संघर्ष होने लगते हैं, कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, कुछ घरों के चिराग बुझ जाते हैं, सारा देश शोक की लहर में डूब जाता है, सलामियां दी जाने लगती हैं, झंडे झुक जाते हैं, शवों पर झंडे लपेट दिए जाते हैं। देश भूल जाता है कि ये बेचारे गरीब पॉलिटिशियन और अमीर धनपति, धनपशु मिलकर देश के साथ क्या कर रहे हैं, ये जनता भूल जाती है। ये शाश्वत काल से होता रहा है, सदैव से होता रहा है। अमीर और गरीब का ये दुष्चक्र, विशियस साइकिल ऑफ पुअर एंड द रिच, ये सदैव से चलता रहा है। असलियत यही है कि हम नारों में उलझा दिए जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे किसी विशेष जाति ने, किसी विशेष धर्म ने कभी नहीं सताया, उन्होंने कभी मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन हम किसी आक्रमणकारी सुल्तान के आक्रमण को याद करके और आंखें लाल लाल करके और उस धर्म के लोगों को बेइंतहा नफरत करने लगते हैं, क्योंकि राजनीति हमें नफरत परोस रही है।
वैसे हम बहुत कहेंगे कि जो शरीर खोलकर चलती हैं हीरोइनें, मॉडल्स और ये वो, उनकी आलोचना भी करेंगे, चोरी छुपे देख भले ही लेते हो उन्हें, लेकिन आलोचना भी करेंगे कि एक ये हैं, इन्हें शरीर का ध्यान नहीं है, बेशर्म हैं, अश्लील हैं। लेकिन जब कोई बेटियां शरीर ढककर चलती हैं तो राजनीति से प्रेरित होकर हम उनका विरोध करने लगते हैं और ख़ुद एक जो है ख़ास रंग का शॉल ओढ़ के चल देते हैं कि अगर ये जो है इस रंग का कपड़ा पहनेंगी, अपना चेहरा ढकेंगी, मुंह ढकेंगी, गला ढकेंगी, तो हम भी ये शॉल पहन के आएंगे। उसको धार्मिक कपड़ा करार दे दिया जाता है, भले ही वो शरीर ढकने के लिए हो। अरे भाई, शरीर ढके हुए बेटियां क्यों बुरी लगती हैं? शरीर खोले हुए लड़कियां क्यों अच्छी लग रही हैं? यह है राजनीति। राजनीति हमें आपको बर्बाद कर डालती है, चौपट कर डालती है। राजनीति ने हमें कहीं का नहीं रखा है। मैं वोट नहीं देता कभी। मैं किसी पार्टी को इस लायक नहीं समझता कि मैं वोट दूं। मैं एक पार्टी को क्यों वोट दूं जब साइकिल पे जाति का नाम लिख के लोग घूमने लगते हैं और उस जाति का हर व्यक्ति अपने आप को जो है वो शहंशाह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समझने लगता है। दूसरी पार्टी को मैं क्यों वोट दूं जब एक और विशेष वर्ग, जाति नहीं बल्कि एक विशेष वर्ग के लोग सड़क पर बैठकर सड़क को अपना समझने लगते हैं, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है का नारा लगाने लगते हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने लगते हैं और तमाम लोगों को जो है बेमतलब के झूठे मुकदमों में फंसाने लगते हैं और तमाम बातें करने लगते हैं। उस पार्टी को मैं वोट क्यों दूं? मैं उस पार्टी को वोट क्यों दूं जो दो धर्मों के बीच में भेदभाव पैदा करती है? मैं उसको वोट क्यों दूं? मैं उस पार्टी को वोट क्यों दूं जिसके ज़माने में मुझे मेरी जमा राशि पे कुल 6% ब्याज मिलता है? हाँ, जिस पार्टी के ज़माने में 13% ब्याज मिलता था, उस पार्टी का तो अब कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। उस पार्टी के जो राजकुमार हैं वो किसी कदम के नहीं हैं, उन्होंने पूरी पार्टी को सत्यानाश कर दिया है। उस पार्टी को वोट मैं क्यों दूं? एक पार्टी ने बहुत अच्छे विद्यालय खोले हैं और शिक्षा को बहुत अच्छा बनाया है, बहुत उन्नत बनाया है, जनता को काफ़ी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं दी हैं, लेकिन मैं उनको क्यों वोट दूं? क्योंकि वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने में विशेष रूप से। तो वोट बर्बाद करने से क्या लाभ? तो मैं किसी को वोट देता नहीं हूं कभी भी। पहले इसलिए नहीं देता था कि मेरी ड्यूटी इलेक्शन में होती थी, तो पेपर बैलेट वो जो होता था पोस्ट बैलेट से देना होता था, मैं नहीं देता था। वही बात थी, किसको दूं? कस्मै देवाय हविषा विधेम, किसको वोट दूं? तो अमीर गरीब का चक्र बड़ा दुष्चक्र है। मैं ना अमीर हूं ना गरीब हूं। मैं गरीब भी नहीं हूं कि जो ईश्वर कृपा से किसी से कुछ मांगना पड़े, गरीब भी नहीं हूं। पैसा खर्च करने के लिए किसी चीज़ के लिए मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा, ईश्वर की कृपा रही। इतना ज़्यादा मैंने सोचा नहीं कि मैं सोचूं कि ये चीज़ ये तो मैं ख़रीद नहीं पाऊंगा, उतना ही सोचा जो मैं ख़रीद सकता हूं। इसलिए मुझे पैसे की कभी कमी नहीं रही। अमीर इसलिए नहीं हूं कि मैंने पैसा बेइंतहा बहाया नहीं। मैंने तमाम सारे फ्लैट, दर्जनों कोठियां और बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां नहीं खरीदी, तो अमीर भी नहीं हूं। ना अमीर हूं ना गरीब हूं, पॉलिटिशियन भी नहीं हूं और धनपति और धन पशु भी नहीं हूं, पशुओं की तरह धन कमाना वो भी नहीं हूं। तो वोट किस लिए दूं? किसको दूं? राजनीति में क्यों पढ़ूं? राजनीतिक दल का किसी का बखान क्यों करूं? किसी का गुणगान क्यों करूं? अमीरी और गरीबी का दुष्चक्र चले जा रहा है। अब तो अमीर पॉलिटिशियन भी होने लगे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिशियन गरीबी से आता हो। बड़े बड़े पैसे वाले हैं, धुआंधार राजा रजवाड़े हैं, तमाम डांगर डूंगर हर सब तरह के राजा रहे हैं। बहुत सारे रियासतें हैं उनके, कांग्रेस के ज़माने से लेकर और आज के ज़माने तक तमाम रियासतों के कर्णधार राजनीति में रहे हैं और निहायत गरीब लोग भी रहे हैं। चपरासी और चपरासी का बेटा भी मुख्यमंत्री बने हैं और उच्च पदों पर, संवैधानिक पदों पर पहुंचे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये अच्छी स्थिति है कि हर कोई बन सकता है। मैं प्रशंसा करता हूं उन लोगों की जो परिवारवाद में विश्वास नहीं करते, जैसे कि मोदी जी की। लेकिन मैं भाजपा की प्रशंसा नहीं करता। मैं भाजपा का भक्त नहीं हो सकता।
मोदी जी के कई गुणों का मैं कायल हूँ और बहुत पसंद करता हूँ, जैसे मैं इंदिरा जी के कई गुणों का कायल था और पसंद करता था। बाकी किसी प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू का भी, बाकी किसी प्रधानमंत्री का मैं कायल नहीं रहा कभी भी। अमेरिका में जॉन फिट्जगेराल्ड केनेडी और रूस के खुर्शचेव और कोसिगिन, या मिस्र के अल नासिर, युगोस्लाविया के टीटो और यासिर अराफात या फिडेल कास्त्रो, इनके तमाम गुणों के जो कि प्रकाशित गुण हैं, उन गुणों का मैं कायल रहा हूँ, उनका मैं प्रशंसक रहा हूँ। तमाम बुराइयों के बावजूद जो अच्छाई है उसको मैं अच्छा कहता हूँ, राजनीतिज्ञों की भी। लेकिन मैं वोट क्यों दूं? क्योंकि वोट देने का मतलब देश की नीति निर्धारण के लिए मैं उनको नियुक्त कर रहा हूं और उनकी तमाम नीतियों से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं उनके व्यक्तित्व का कायल हूं, लेकिन उनकी तमाम नीतियों का कायल नहीं हूं, नीतियों का प्रशंसक नहीं हूं, इसलिए वोट नहीं देता। तो मुख्य बात यह है कि अमीरी गरीबी का चक्र चल रहा है, चलता रहेगा। अंबानी अडानी, कभी वो ऊपर कभी ये नीचे। रतन टाटा, भाई ये हीरो नहीं हमारे, प्रशंसनीय इसलिए है कि देश का नाम होता है, हमारे देश के उद्योगपति विश्व के उद्योगपतियों में गिने जाते हैं, लेकिन मैं इन्हें देशभक्त नहीं मानता। जैसे रतन टाटा कुछ लोग बहुत देशभक्त मानते हैं, लेकिन टाटा की कंपनियां कितना चूना लगाती हैं ये तो मैं सेल्स टैक्स में रहने के कारण बहुत अच्छे से जानता हूँ। टैक्स को भी चूना लगाती हैं और कस्टमर को भी चूना लगाती हैं। टाटा के जो स्टोर खुले हुए हैं, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग स्टोर्स जो हैं, इनमें तो बहुत चूना लगता है। चाहे वो टाटा क्लिक हो या इनके स्टोर्स हैं या टाटा प्रीमियम ब्रांड स्टोर है या जो भी है, बड़े ज़बरदस्त चूना लगाया जाता है। टाटा क्लिक पर तो हर चीज़ जो अमेज़ॉन पर जितने की होगी उससे 2-4 हज़ार ज़्यादा ही मिलेगी। मैं तो रतन टाटा को देशभक्त की श्रेणी में तो नहीं रख सकता, कम से कम ना मुकेश और अनिल अंबानी को रख सकता हूं और ना अडानी को रख सकता हूं। व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, धंधो कर रहे हैं, धंधो पानी कर रही हो कर तो रहे। भाई ये तो तुम्हारा काम है धंधा करना, तुम धंधा करो। हमारा काम लुटना है, हम लुट रहे हैं, मजबूरी है, हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रॉडबैंड एयरटेल का नहीं लेंगे तो जियो का लेंगे, और कोई अवेलेबल नहीं है। ये भी लूट रहे हैं, वो भी लूट रहे हैं, बस और क्या किया जाए। क्योंकि लूटना ही हुआ जब आप जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट से पीछे हट जाए तो फिर लूटना हुआ। एयरटेल कहता है एक्सट्रीम फाइबर और कॉपर का ब्रॉडबैंड दे रहा है, कहते एक्सट्रीम फाइबर है जिसमें फाइबर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। तो हम तो कंपनियों की लूटपाट के शिकार हैं ही। जियो वाले फ्री देते रहे, लेकिन कितनी घटिया क्वालिटी, जियो के सिग्नल कितने घटिया रहे, जो लोग भुगतते रहे वो जानते हैं। रिलायंस का मैंने बहुत कुछ भुगता हुआ है। 3-3 रुपए रोज जब नहीं तब काट लेते थे रिलायंस के फ़ोन में, और मैं जब मेल करता था तब वो पैसे वापस आते थे। रोज़ का नियम हो गया था कि रोज़ मेल करना है और रोज़ पैसे वापस आने हैं। 30-30 रुपये कट जाते थे, 3-3 करके, और 30-30 रुपये वापस आते थे। कभी कोई कुछ एक्टिवेट कर दिया, कभी कुछ एक्टिवेट कर दिया, कभी कुछ एक्टिवेट कर दिया बिना मतलब के। आज से 10 साल पहले एक फ़ोन मैंने लगवाया था रिलायंस का, वो फ़ोन जो है वो मेरा चालू ही नहीं हुआ और बिल आता रहा। वसूल करने गुंडे भेज दिए। फिर मैंने FIR लिखाई और अपनी पुलिस लेके पहुंचा, खुद की, जो मेरे साथ रहती थी। मैंने कहा इनको पकड़ लो, पुलिस वालों को बुला के, थाने में बुला के इनको अरेस्ट करवाओगे, ये जो है डकैती डालने आए। जो पैसा ड्यू नहीं है अगर आप मांग रहे हैं तो वो डकैती है। जब ठोंक के बंद करवा दिए तब इसके बाद बॉम्बे से उनका फ़ोन आया कि सर हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम आगे से ये सब चीज़ बंद हो रही है और सब ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। ट्रक रुकवा दिए थे सारे, गाजियाबाद बॉर्डर्स पर रिलायंस के ट्रक जितने थे रुकवा दिए थे। ठीक है, चेकिंग के लिए तो रोक ही सकते हैं, अधिकार तो हमें है ही है। करो बेटा, तुम क्या करते हो, टावर खड़े नहीं होने देंगे तुम्हारे, इतनी पावर तो मेरे में है। अंबानी हो चाहे अडानी हो, ये काम तो कर सकते हैं। आज भी अगर एक लेटर जो है, जो गोपनीय सेल है हमारी, अगर लिख दिया जाए कि इनके ट्रकों की जांच कर ली जाए, सघन जांच कर ली जाए किसी भी कंपनी के, क्योंकि इन पर संदेह है, ये कोई इलीगल काम नहीं है। और ट्रक को चेक करना भी कोई इलीगल काम नहीं है संदेह के आधार पर।
लेकिन मुसीबत अटक जाएगी, 2-2 3-3 दिन लेट हो जाएंगे सारे काम, सारी लॉजिस्टिक्स गड़बड़ा जाएगी। इनको ये नहीं पता कि जब अधिकारी नाराज होता है तो खाल में भूसा भर देता है। वो भूसा भरने की शक्ति मेरे अंदर थी और आज भी है। तो अमीर गरीब के ऊपर एक और प्राणी होता है, वो है अधिकारी, जो ना अमीर होता है ना गरीब होता है, लेकिन खाल में भूसा सबके भर देता है। तो बेटा वही बनने की सोचो, राजनीति मत उलझो, हिजाब और भगवा शॉल के चक्कर में ना पड़ो, ये ड्रामा उन्हीं को करने दो, समझे? हाँ।